टॉपिक स्टार्ट किया था। यस सर। तो उसमें आप लोगों ने कहा था कि एक टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास समझने को है ना। तो पहले हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग आप लोगों का जो आज डिस्कशन भी रखा हुआ है 3D का। तो यस फिर सर, उसके बाद उसको वो भी यस एडिटेड सर, शीट। हाँ जी, ठीक है, पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम लोग शीट का डिस्कशन करते हैं। टॉपिक क्या था जी? इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है? सबसे पहली बात तो हम लोग ये करते हैं, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं और इसको कैसे लिखते हैं वो भी देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड एज ब्रैकेट एक्स। ये कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये सिंपली मतलब इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ कोई रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि भी इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और जब मैंने इसको इस तरीके से डिनोट कर लिया है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अब इसकी क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसकी डेफिनेशन है। ये जनरलाइज्ड डेफिनेशन है जी कि जो ब्रैकेट एक्स की जो मैं क्लास कंसीडर करूंगा उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? वाई वो वाले एलिमेंट्स कंसीडर होंगे इस क्लास में जिसके लिए कंडीशन ये है कि वाई सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए और जिस क्लास में आप इसे कंसीडर कर रहे हैं उसका एक्स के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब एक्स वाली क्लास में आप वाई की वैल्यूज कंसीडर कर रहे हो तो y की सिर्फ वो वाली वैल्यूज ही कंसीडर होंगी, इसकी क्लास में सिर्फ वो वाली वैल्यूज आएंगी जिसका x के साथ रिलेशन होगा, जिसका x के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन के। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और इन सारी बातों से पहले एक कॉमन चीज इस इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या है जी, कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए एप्लीकेबल है। कल की क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ा था, इसमें रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तब हम लोग उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, राइट? यस सर। तो सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशंस जो आपको मिलेंगे उनके लिए आप इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करते हो, ठीक। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स को लिखा जाता है ब्रैकेट एक्स से और ब्रैकेट एक्स की डेफिनेशन ये है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग टेकअप कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे इसका एक इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ए क्रॉस ए कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। देखो, जब भी हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक इनके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा रिलेशन होता है वो हमेशा ए क्रॉस ए का ही होता है। तो आप ए क्रॉस ए कैलकुलेट करेंगे और ए क्रॉस ए कैलकुलेट करके उसका कोई एक रिलेशन ही तो कंसिडर होगा, ए क्रॉस ए का कोई एक सबसेट ही तो कंसिडर होगा, राइट? ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं सेट ए यहां पे कंसिडर कर रहा हूं, 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स हैं जी उसमें, और मुझे इस सेट का कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन एज्यूम करना है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअल में किसका होगा? इट विल बी अ सबसेट ऑफ ई क्रॉस ए। तो मैं कोई भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं
कि भी वो जो भी आप ए क्रॉस ए निकालेंगे उसका कोई एक सबसेट कंसीडर कर रहे हैं जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो मान लीजिए मैंने उसका एक रिलेशन एक सबसेट कंसीडर कर लिया है which has to be equivalence। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 तो ये तो होने ही पड़ेंगे। अगर ये नहीं होगा फिर तो इक्विवेलेंस वैसे ही नहीं होगा, है ना। और इसके अलावा कुछ और कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 कंसीडर कर लेते हैं, साथ में 2 1 कंसीडर कर लेते हैं, और 3 4 कंसीडर कर लेते हैं, और 4 3 कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने कंसीडर किया, ठीक है। तो तीसरी मैंने ए क्रॉस ए का एक रिलेशन अपनी मर्जी से माना है। अब आप इसमें ये नहीं हो कि सर मतलब मैंने ये वाला रिलेशन कैसे मान लिया, मतलब मैंने जस्ट एक कंसीडर किया दिस इज ए रिलेशन, और इस रिलेशन की मुझे इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में मुझे दिया गया ऑलरेडी, मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला रिलेशन दिया गया है और इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस आपने बना दी है। तो इस रिलेशन में क्या होगा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस है या नहीं है, उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो बेटा ये पांचों के पांचों अपने अपने साथ एसोसिएट हैं, वो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, यस रिफ्लेक्सिव हो यस गया है ना। सर। और साथ में 1 2 है तो 2 1 है जी, 3 ट्रन 4 है तो 4 3 है, सिमेट्री हो गया। अब 3 5 है ही नहीं तो मैं 5 3 के बारे में बात ही क्यों करूंगा। तो मतलब सिमेट्री के लिए तो ऐसा ही होता है ना कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी अगर प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए होना जरूरी है। तो अगर ए कॉमा बी ही नहीं है तो फिर बी कॉमा ए के बारे में बात ही कैसे होगी, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे 3 कॉमा 5 तो है ही नहीं, तो जो 5 कॉमा 3 के बारे में क्यों ही होगा। तो मतलब जितना भी ये दिया गया है तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज सिमेट्रिक एज वेल, ठीक है, सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव, नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है। सर होगा सर है ट्रांजिटिव। है सर इसमें वो बी और सी वाला चक्कर ही नहीं है कोई। हाँ, फिर 1 2 है 3 4 है तो 1 4 नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हो, 1 1 2 बी है 3 4 बी है तो 1 4 होना चाहिए। अच्छा मुझे ठीक लग है रहा है ठीक है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन भूल गया तू। ठीक है सर, एक, वो बी सी होता था। हाँ कोई सी कॉमा डी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है सही ट्रांजिटिव। हाँ ये ट्रांजिटिव भी है, ओके। तो सबसे पहले तो ये चीज आप लोगों ने एंश्योर कर लेनी है कि जिस क्वेश्चन के जिस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करने को बोला गया वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके। अगर वो इक्विवेलेंस नहीं होगा तो आप उसी क्लास के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे इसकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जब भी बेटा इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी होती है तो क्या करते हैं, आप हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करते हैं। आप ब्रैकेट 1 की क्लास फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट 2 जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी क्लास, ब्रैकेट 3, ब्रैकेट 4, ब्रैकेट 5, मतलब जो 5 एलिमेंट सेट ए में दिए गए हैं आप हर एक एलिमेंट की क्लास फाइंड आउट करेंगे, मतलब उसे किस क्लास में डाला जा रहा है बेस्ड ऑन द रिलेशन, किस क्लास में डाला जाएगा। तो मैं हर एक एलिमेंट की क्लास फाइंड आउट करूंगा। तो पहले मैं 1 की क्लास फाइंड आउट कर रहा हूं। अब इस डेफिनेशन को इसमें अप्लाई करेंगे, इस डेफिनेशन की हेल्प से हम लोग इसकी क्लास फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने क्या बोला कि ये जो ब्रैकेट 1 है मतलब 1 वाली जो क्लास है ना उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहली बात है कि उसमें सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे जी, मतलब जो भी एलिमेंट कंसीडर होगा वो सेट ए के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब इस 1 वाली क्लास में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 1 5, 2 3 4 5। इस 5 के बाहर नहीं होगा, इतनी तो गारंटी है ना। मतलब इस क्लास में अगर कोई एलिमेंट हो सकता है तो इन पांचों में से ही हो सकता है जी, इसके बाहर नहीं हो सकता। पहली बात कि y बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। इस क्लास के अंदर y वाले एलिमेंट होने चाहिए और उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो सेट ए का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है जी, वो y जो आप कंसीडर करेंगे ना
उसका x के साथ रिलेशन होना चाहिए, x के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। तो अगर आप इसमें 1, यहां पे x क्या है हमारा 1 है जी, तो मतलब इस क्लास के लिए मैं क्या बोलूंगा 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जिनका 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अगर मैं ब्रैकेट 1 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब इस क्लास के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जिनका 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर होगा इन द गिवन रिलेशन। मुझे इस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस 1 वाली क्लास में वो वाले एलिमेंट्स कंसीडर होंगे जिनका 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है जी। किस किस का है जी? देखो जब रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव का तो अब 1 के साथ मतलब वो तो होना ही है ना, तो इसके अंदर 1 तो आएगा ही आएगा। यस सर। 1 वाली क्लास में 1 तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। और इस रिलेशन में और किसके साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर है जी? 2 के साथ। और किसी के साथ है क्या 1 का रिलेशन? नो सर। तो मतलब 1 वाली क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 और 2 आएंगे जी। तो इस तरीके से हमने 1 वाली क्लास बना ली जी। अब 2 वाली क्लास बनाते हैं। तो 2 वाली क्लास में क्या क्या आएगा जी? एक तो 2 तो आना ही आना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता है तो वो तो आना ही आना है ना, हमेशा आएगा वो तो 2 तो आएगा ही आएगा। और 2 का किसके साथ रिलेशन है? 1 के साथ रिलेशन है। ठीक, फिर 3 और 3 और 4। 4 का 4 and 3। 4 and 3। 5 4 का and 5। अकेला 5 का और किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इन शॉर्ट देखिए, अगर यहाँ पे 1 का 2 के साथ रिलेशन आया है तो ऑटोमेटिकली 2 के लिए अलग से क्लास लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब मैं एक क्लास बोल रहा हूं तो मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं कि भी 1 की क्लास में 1 और 2 एलिमेंट दोनों प्रेजेंट है। तो अगर मैं 2 की क्लास लिखने जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें भी तो फिर मैं यही बोलूंगा ना कि 2 और 1 एक साथ है जी। अब क्लास का मतलब क्या, मतलब मान लीजिए अब है ना मतलब एक क्लास मतलब 10th क्लास है और उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो अगर मैं वो सेक्शंस की बात करूंगा तो मैं अगर एक स्टूडेंट रमेश को बोलता हूं कि भाई वो सुरेश की क्लास में है, सुरेश के सेक्शन में पढ़ता है, तो फिर ऑटोमेटिकली सुरेश के सेक्शन में रमेश पढ़ता है ना, ऐसा बोलूंगा ना। दिस इज सेम। तो 1 और 2 सेम क्लास में है जी। तो इसीलिए जब भी अगर एक एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है तो दूसरे एलिमेंट की अगर आप क्लास फाइंड आउट करोगे तो वो वाला एलिमेंट उसके अंदर जरूर प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से आपने हर एक एलिमेंट की क्लास फाइंड आउट कर ली, और क्लास फाइंड आउट करके अल्टीमेटली ये क्या बन गया है, ये पार्टीशन बन गई है। और कितने पार्टीशंस यहाँ पे बन गई हैं? एक 1 2 3 एक 1 2 की पार्टीशन है जी, एक 3 4 की पार्टीशन है, और एक 5 की पार्टीशन है। तो जो सेट आपको दिया गया था ए, उस सेट में 3 पार्टीशंस आपने बना ली है, उस सेट को 3 पार्ट्स में बांट लिया है। आप इसको ऐसे सोचो कि भी मैंने सेट ए को 3 पार्ट्स में बांट लिया है, और वो पार्ट्स ऐसे हैं कि हर एक उस पार्ट का हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है इन दी गिवन रिलेशन। जैसे 1 2, जब मैंने इस 1 2 3 4 5 पूरे सेट ए को 3 पार्ट्स में बांटा, 1 2 3 4 एंड 5, तो वो जो 3 पार्टीशन आपको बन गए हैं, तो उन 3 पार्टीशन के हर एक एलिमेंट, हर एक पार्टीशन के अंदर के जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। 1 2 है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, 3 4 एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, 5 अकेला एलिमेंट है तो वो अपने खुद के साथ कनेक्टेड है जी। तो ये है जी इक्विवेलेंस क्लास, कि आप हर एक एलिमेंट जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है आप उसकी क्लास फाइंड आउट करते हो, और क्लास फाइंड आउट करने के बाद जो एलिमेंट्स एक ही क्लास के अंदर होते हो उनको इनका इकट्ठा लिख देते हो, और ऐसे करके
उसके पार्टीशंस बना लेते हो। ठीक, तो इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो इसमें कितने पार्टीशंस हो गई हैं जी, कितने कितने क्लासेस बन गई हैं? इसमें 3 टोटल 3 पार्टीशंस बन गई हैं। तो एक तो देखो, आपको जो है ना बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा हो सकता है इक्विवेलेंस क्लास से, वो कि भी जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका उस क्वेश्चन में रिलेशन जो भी दिया गया है, आपसे ये बोला हो सकता है कि भाई इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल के बता दीजिए, मतलब इसकी पार्टीशंस निकाल के बता दीजिए। तो आपने क्या करना है, ये क्लास निकाल के उसके पार्टीशंस लिख के बता देने कि भाई इस रिलेशन के ये क्लासेस है, या तो ये हो सकता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा है ना आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताना चाहूं, तो कंसेप्चुअल क्या हो सकता है कि जैसे इस सेट में 5 एलिमेंट थे, तो आप मेरे को ये बताओ कि मैक्सिमम कितनी पार्टीशंस हो सकती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस। और मिनिमम कितनी पार्टीशंस हो सकती हैं? मतलब अगर आपको एक सेट ए दिया गया है, उसमें मान लीजिए 5 एलिमेंट है, तो मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इस सेट के अंदर जितने भी इक्विवेलेंट रिलेशंस हो सकते हैं, उन सारे इक्विवेलेंस रिलेशंस का अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट कर लूं, तो आपको मैक्सिमम कितने पार्टीशंस मिल सकते हैं? 5। अगर मैंने ये कंसीडर ही ना किया होता, ये ना लिया होता, इस सिनेरियो में 1 क्या है, सिर्फ खुद के साथ कनेक्टेड है, 2 खुद के साथ कनेक्टेड है, 3 खुद के साथ, 4 खुद के साथ, 5 खुद के साथ, कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही नहीं। और ये जो एग्जांपल आप ले रहे हो, आप इसे देख सकते हो कि दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी है। a, b नहीं है तो b, a के बारे में बात ही क्या होगी। सिमिलरली a, b, c नहीं है तो a, c के बारे में बात क्या होगी। तो दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें 1 सिर्फ 1 के साथ कनेक्ट है, 2 2 के साथ कनेक्ट है। तो इस तरीके से इस वाले रिलेशन में क्या होगा, आपको सबसे ज्यादा पार्टीशंस मिलेंगी जी। तो जितने एलिमेंट्स एक सेट ए के अंदर होते हैं, मैक्सिमम उतनी पार्टीशंस हो सकती हैं। तो मैं जनरलाइज अगर मैं लिखूं, लेट ए हैज n elements, A has n elements, then maximum number of partitions will be n and minimum number of partitions 1 1 1। Yes, sir. मतलब सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। और वो कौन सा वाला, कि जो रिलेशन में R कंसीडर कर लूं ना, वो रिलेशन A क्रॉस A वाला ही हो, यूनिवर्सल सेट कह लो आप उसको। जो यूनिवर्सल सेट होता है या यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है आपका, उसमें पार्टीशन 1 मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। और क्योंकि हर एक ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो आपको जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो हमेशा इक्विवेलेंस भी होगा ही होगा, क्योंकि वो हर एक के साथ कनेक्ट होता है। रिफ्लेक्सिव होना ही होना है, 1 2 है तो 2 1 भी होना ही होना है, क्योंकि हर एक के साथ इंटरकनेक्ट जुड़ना है। और 1 2 है, 2 3 होगा तो 1 3 भी तो होना ही होना है। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है वो हमेशा ही इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो कि अगर आप पार्टीशंस कैलकुलेट करेंगे वो सबसे कम आएंगे जी, बनाएंगे। ठीक है। और इन पार्टीशंस में आपस में क्या रिलेशन है जी। अब ये जो पार्टीशंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 पार्टीशंस बनाए हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि जो भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया उसमें टोटल के पार्टीशंस बन गई हैं जी, मान लीजिए के पार्टीशंस बन गई।
let P1 P2 P3 till pk are k partitions. k partitions बोल दो या क्लासेस बोल दो. देन ये जो क्लासेस आपको मिलेंगी ना, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? एक तो इन क्लासेस का जो यूनियन होता है वो यूनियन किसके बराबर होता है? सेट ए ए के बराबर हो. ए के बराबर. दूसरा, इनका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे, इनका अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या होगा? फाइंड होगा. कोई भी कॉमन चीज नहीं होती. यस सर. ठीक, जो भी आपको इक्विवेलेंस क्लास मिलती है उनमें कोई भी उनका यूनियन ए के बराबर और उनका जो इंटरसेक्शन है वो पी के बराबर है. ठीक, यहां तक क्लियर है सब? अब इसमें इसका एक रिवर्स क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं. ऑल द बोर्ड्स में मतलब वैसा शायद ना देखने को मिले, बट चलिए मैं इसका एक रिवर्स क्वेश्चन भी आपसे पूछता हूं. मान लीजिए मैं आपको दो पार्टीशन देता हूं, एक P1 विच इज 1 2 3 और एक पार्टीशन दे रहा हूं P2 विच इज 4 5 6. देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया था, मैं उसका पार्टीशन निकाल रहा था. अब मैं उसका उल्टा कर रहा हूं. उल्टा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैंने पार्टीशन दे दिए हैं तो मैं आपसे ये कहना पूछ रहा हूं कि भाई ये कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन की पार्टीशंस होंगी. आपने वो इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है जी. थोड़ा सोच के बताइए. कौन से इक्विवेलेंस रिलेशंस की ये पार्टीशंस होंगी? 1,2 1,3 1,1 2,3 ऐसे मतलब एक उसका P1 का बन जाएगा कि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक P2 का. तो पूरा का पूरा एक बार कैलकुलेट करके बताओ आप. यस सर. हाँ जी, क्या रिलेशन आएगा? 1,2 1,3 1,1 सर 2,1 18 आ रहे हैं. 2,3 2. Yes, sir, 18 elements. Yes, sir. Yes. 18 elements are. Yes, sir. 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं. Yes. 18 आएंगे ना? यस सर. Yes, यस sir. सर. यस सर. देखो ये तो मैंने 1 2 3 वाले का है, 4 5 वाले 6 वाले का आप खुद से बना लेंगे. और इन शॉर्ट में आपको अगर बताऊं रिजल्ट क्या है जी, कि अगर आपको दो पार्टीशन दे दी गई है ना, या 3 भी दे दी है 4 भी दे दी है,
आपने ये जानना है कि वो कौन से रिलेशंस की पार्टीशंस होंगी। आप क्या करोगे, P1 का P1 के साथ ही क्रॉस कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। P2 का P2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। P1 का P1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो, P2 का P2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। उतने ऑर्डर पे वही ऑर्डर पे आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लास कैसे बनती है, क्लास कैसे बनती है, एक एलिमेंट का जो इंटर रिलेटेड है उनका। वो उस क्लास के अंदर वो वाले एलिमेंट्स ही तो आपस में इकट्ठे होते हैं ना, कि जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो। तो अगर 1 2 3 एक ही क्लास के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 ये तीनों के तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, तभी तो ये इस क्लास के अंदर है। ठीक है ना, बात समझ में आई? यस सर। तो अगर आपको तीन चार पार्टीशंस दे दी हैं या 3-4 क्लासेस दे दी हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन, तो सीधा सीधा आप उनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लोगे हर एक के, और उनका टोटल सम कर लोगे, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी है जी इक्विवेलेंस क्लास की। इसमें अभी मेरे को एग्जांपल याद आया, कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था इक्विवेलेंस रिलेशन का। ठीक है, ये तो मैंने है ना सिंपल वैल्यूज लेके दिया है। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल किया था कि a कॉमा बी एक रिलेशन लेना है और 2 डिवाइड्स a माइनस बी, किया था। यस सर। 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो हमने कल प्रूव किया था कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर मुझे क्लास निकालनी है तो वो क्लास इस केस में क्या आता है कि इसके अंदर आप कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, मान लो 0 कंसीडर करोगे, तो 0 2 4 6 8 मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं वो एक क्लास के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर्स का आपस का ही सब्ट्रैक्शन तो क्या होगा, 2 से Even. डिविजिबल होगा। तो वो सारे के सारे इवन नंबर जो हैं वो एक क्लास के अंदर आ जाएंगे, और सारे के सारे ऑड नंबर जो हैं वो एक दूसरी क्लास क्लास के की। अंदर आएंगे। वो भी एक क्लास बना रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने आपको कराया था, तो उसमें वो ये दो क्लासेस बन के आ रही हैं, एक इवन वाली क्लास और एक ऑड वाली क्लास। और उनमें आप देख सकते हो उनका यूनियन ऑल रियल वैल्यूज है जी, मतलब ऑल इंटीजर्स हैं इन शॉर्ट, और जो उनका इंटरसेक्शन है वो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है जी, पाइए। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहोगे तो दो क्लासेस मिलेंगी, एक इवन नंबर वाली और एक ऑड नंबर वाली। ओके, यस सर। तो बेटा अब हम लोग शीट डिस्कस करते हैं 3D का। ठीक है, शीट निकाल लीजिए। हाँ जी बेटा, डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं 3D सब्जेक्टिव लेवल 1। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, सर सेकंड बता दो। यस सर। यस सर, आंसर नहीं आया था इसका। यस सर, सेकंड ए बता बी दो। सी तीनों पॉइंट्स ये हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, द बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बी सी एट डी। देन ज्योमेट्री मुझे लग रहा है बिल्कुल ही भूल गए आप लोग। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स का। नहीं, यूनिट वेक्टर छोड़िए, ऑपोजिट साइड्स के रेशियो है। ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में कट करता है जी? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 9 10th में आप पढ़ते यस हो। एंगल बाइसेक्टर थे 9th में। बिल्कुल, वो लगाना नहीं है इसमें। ओके,
सर वेक्टर्स की हेल्प से कर सकते हैं वैसे? कर तो सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है, बहुत लंबा चला जाएगा। तो वो ए बी हाँ इज जी टू ए सर। सी वाले रेशियो में। हाँ हाँ, मतलब वही कि अगर ये ट्रायंगल आपको दिया गया है ए बी सी, अब तीनों के पॉइंट दिए ही हुए हैं, तो ये साइड भी आपको पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है। तो अगर मैं ए का एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो जो डी पॉइंट मुझे मिलेगा वो बी डी अपॉन डी सी किसके बराबर? ए बी अपॉन ए सी। ए बी पता है, ए सी पता है, ये रेशो पता है, तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया डी पॉइंट जो है वो बी सी को किस उससे रेशो में कट कर रहा है, तो उसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप डी निकाल लीजिए। यस। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8. Sir, 8th. सर 8th का आंसर। Find the distance of the point from the plane measured parallel to the line. आंसर नहीं मैच कर रहा। Yes, sir. मेरा भी कुछ और आ रहा था। यस सर नहीं। ये सर मेरा भी। क्या आंसर आ रहा आप लोगों का? कोई एक जन बता दो। क्या अभी भूल गए क्या? अंडर रूट में आ रहा था। ये सर लंबी सी कैलकुलेशन थी बहुत, पर 5 नहीं आएगा। सर मेरा अजीब आ रहा था, अंडर रूट 2289 डिवाइडेड बाय रूट 7। देखिए अब कैलकुलेशन तो है ना आप ही लोग करेंगे, इसमें आई थिंक कंसेप्ट वाले तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू दिस। ठीक है, सबसे पहली बात जो शायद किसी ने गलती करी हो सकती है वो ये है, लाइन पे पॉइंट एज्यूम कर लिया। हाँ मतलब आपको बोला है ये लाइन गिवन है जी, ठीक है, ये लाइन गिवन है, ठीक है, which is x plus 1 by 2 y plus 3 by 3 and z plus 1 upon minus 60। आपका जो पॉइंट है 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 3, क्या वो इसके ऊपर लाई कर रहा है? वो इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है। तो जो लाइन आपको दी गई है आपने इसका प्लेन के साथ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो आपने इस लाइन का इंटरसेक्शन नहीं करना है जी प्लेन। जो जो पॉइंट है वो कहीं इस लाइन के ऊपर तो है नहीं, कहीं दूसरी जगह पे है। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए वो यहां पे है, वो यहां पे है, तो 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 3, तो मैं एक और लाइन की इक्वेशन निकालूंगा जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोज कौन से वाले, वो इस लाइन के, क्योंकि इसके पैरेलल लेनी है जी। तो आपने बेसिकली इस लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है इस प्लेन के साथ। जब इंटरसेक्शन निकल जाएगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो शायद से आप लोगों ने अगर ये गलती करी हो इसलिए आपका आंसर मैच ना कर। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। ऐसे किया था सर। मतलब आपने ये दूसरी लाइन निकाली थी, उसका प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकाला था जी? नहीं मतलब जो आपने बताया वही किया। मतलब ये सेकंड लाइन राइट है ना? मतलब फिर तो आपका अगर जो आंसर आ रहा है वही सही होगा। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन देख लीजिए।
तो जो गलती होने का चांस है वो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा और कोई यहाँ पे नया चीज है नहीं जी। कि आपने एक और लाइन निकालनी है जो कि गिवन लाइन के पैरेलल होगी, और तो डायरेक्शन रेशो तो सेम ले लेनी है जो कि लाइन गिवन है जी, और पॉइंट वो वाला लेना है जिससे आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर। तो क्या ये गलती करी आपने? यस सर, मैंने करी थी। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सर 18। 18 में बेटा आपको दोनों दो पॉइंट तो दिए ही गए हैं, और सीधा सीधा वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही दिए हुए हैं। तो मैं क्या प्लेन की इक्वेशन सीधा सीधा इज्यूम कर लूं कि x/1 प्लस y/1 प्लस z/c। z इंटरसेप्ट दिया नहीं है तो मैं इसे z/c ले लेता हूं। तो ये मेरे प्लेन की इक्वेशन है। ठीक। यस सर। तो अगर ये प्लेन की इक्वेशन है तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है फिर वो क्या होगा? ये। हाँ जी। और जो दूसरा प्लेन है जी उसका नॉर्मल वेक्टर क्या है जी? 1 1 0। तो अब दो प्लेन्स के बीच का एंगल अगर π/4 है तो मतलब इनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का भी वेक्टर्स तो के एंगल बीच। π/4 हो गया। तो cos π/4 कितना हो गया जी? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए। 1 1, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। अब ये 1 स्क्वायर प्लस 1/c² का अंडर रूट इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ से आप c निकाल लो, तो c की बेटा दो वैल्यूज आ जाएंगी आपको, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली दो दो प्लेन्स पॉसिबल है, राइट। आप खुद भी ऐसे सोच सकते हो कि भी मान लो ये एक प्लेन है, एक प्लेन इससे ऐसा वाला 45 डिग्री पे हो सकता है, और एक प्लेन उसके ना बिलो में इस वे से उसका 45 डिग्री बना सकता है ना। यस सर। तो ऑटोमेटिकली है ना, दो प्लेन किसी भी एक प्लेन के रिस्पेक्ट में दो प्लेन्स आपको मिल सकते हैं इन द 45 डिग्री एंगल। हाँ जी, कुछ आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सर 25 में। 25. 25. ठीक है, 25 जो क्वेश्चन है उसके जैसे क्वेश्चन तो हमने जरूर करे हैं, लेकिन वो सारे के सारे न्यूमेरिकल वाले थे, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे अल्फाबेट्स के टर्म्स में चीजें किया था ना ऐसे क्वेश्चंस आपको लोग यस याद सर। होगा कि भी Yes, अगर sir. LMN में दो रिलेशन दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि आपने वो लाइंस निकालनी है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस का ये रिलेशन है जी, कि जिनके डायरेक्शन कोसाइंस आपस में इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें हमेशा क्या मिलता है? हमें दो लाइंस ऐसी मिल जाती हैं। दो लाइंस ऐसी पॉसिबल होती हैं कि जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और फिर उन दोनों के बीच का एंगल निकालना होता था। तो हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो न्यूमेरिकल वाले करे हैं। हमारा काम सिर्फ वहां पे सिर्फ इतना था, एंगल निकाल लीजिए। यहाँ पे उल्टा है, अल्फाबेट्स में दिया गया है और आपको बोला गया कि अगर उन लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो या पैरेलल हो तो इन अल्फाबेट्स में क्या रिलेशन होगा। तो जैसे हमने वहां पे क्वेश्चन किया था सॉल्व की भी, हम लोग एल को एम और एन के टर्म्स में पहले लिख लेते हैं और फिर उसको सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से एल को हम लोग एम और एन के टर्म्स में लिख लेंगे, और उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। एल की वैल्यू निकाल लीजिए, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं। स्क्वायर है, इसकी वजह से वो माइनस का कोई रूल नहीं रहेगा, ठीक है।
अब इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं और एम स्क्वायर वाले टर्म्स इकट्ठा कर लेंगे, एन स्क्वायर वाले टर्म इकट्ठा कर लेंगे, एम एन वाला टर्म इकट्ठा कर लेंगे जी। तो साथ में मैं एलसीएम भी ले लूंगा। तो एम स्क्वायर वाले टर्म क्या आएंगे जी? ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एम स्क्वायर के कॉफिशिएंट में अब क्या हो जाएगा? बी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो ये एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा। एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आएगा? ए आर स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। और एम एन का टर्म तो सिर्फ इसकी वजह से आएगा, वो रहेगा आपका 2AQRM। अब पूरी इक्वेशन को एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को एन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई m बाई एन में क्वाड्रेटिक बन गई। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. अब जिन दो लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो इसी क्वाड्रेटिक के ही तो रूट होंगे ना। तो मैं मान लीजिए मैं ये लेके चलता हूं कि जो दो लाइंस आप कंसीडर कर रहे हो उनके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1, L2 M2 N2 है जी, ठीक। तो यही जो डायरेक्शन कोसाइन है वही तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट एक रूट कौन सा होगा? M/N1 और दूसरा रूट क्या होगा? M2/N2 होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं सीधा सीधा इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा के ये बोल दो कि भाई M1 इंटू M2 अपॉन N1 N2 क्या आएगा जी? AR स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर अपॉन AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। कितना ठीक है? Yes, sir. अब बेटा ये जो रिलेशन हमने बनाया है ये M और N में बना लिया है। अब यही चीज हम लोग L और N के लिए करेंगे कि L और N में भी रिलेशन बनाएंगे। तो L और N में रिलेशन बनाने के लिए जो प्रोसेस हमने अभी यहाँ पे लगाया कि भी L को एलिमिनेट किया और M N में रिलेशन बनाया, तो अब क्या करेंगे? M को L और N के टर्म्स में लिखेंगे। अगेन फर्स्ट जो इक्वेशन थी वहां से हम लोग M को लिखेंगे L और N के टर्म्स में। और इसको वापस से पुट करेंगे सेकेंड वाली क्वाड्रेटिक में, मतलब सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर से हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे L स्क्वायर वाले टर्म है, N स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे तो L स्क्वायर वाले टर्म इकट्ठा कर लेंगे जी। उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? KQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। N स्क्वायर के टर्म्स एक तो इसकी वजह से आएगा विच इज CQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, और एक LN वाला टर्म आएगा विच इज 2BPRLN। फिर से मैं पूरी इक्वेशन को n स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं वो वाला स्टेप लिख नहीं रहा, मैं सीधा सीधा क्या कह रहा हूँ कि भाई n स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? L/N में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और उसके रूट्स L1/N1 L2/N2, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? CQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर अपॉन AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं जी परपेंडिकुलर लाइन के लिए। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए इन डायरेक्शन रेशियोज को क्या होना पड़ेगा, या डायरेक्शन कोसाइंस को क्या होना पड़ेगा? M1 M2 Is equal to 0.
अगर इनका सम इक्वल्स टू 0 है दैट मीन्स L1 L2 बाय N1 N2 प्लस M1 M2 बाय N1 N2 प्लस प्लस 1 वन ये 0 जीरो होना चाहिए और इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली। M1 M2 उसकी आई थी AR² प्लस CP² AR² प्लस CP²। डिनोमिनेटर तो उसका भी यही आया था। अब इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके टर्म्स को क्लब कर लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो क्यू स्क्वायर वाला टर्म दो जगह पे आएगा, एक ए में आएगा एक सी में आएगा, तो वो क्लब करके जो चीज़ प्रूव करने को बोली गई है वो प्रूव हो जाएगी। तो ये बात रही परपेंडिकुलर की कि जो दो लाइंस हैं उन्हें परपेंडिकुलर होना है तो ये कंडीशन होनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? Yes, sir. अब सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें पैरेलल की बात हो रही है। अगर पैरेलल की बात हो रही है, दो लाइंस पैरेलल कब होती है? L1 by L2 equal to M1 by M2। अगर पैरेलल की बात है इसका मतलब L1 by L2 M1 by M2 N1 by N2 ये सब बराबर होंगे, राइट? तो अब जैसे मैंने ना जो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक बनाई थी उसमें L और N में ही रिलेशन बनाया था, सिर्फ M वाले तो टर्म थे ही नहीं। तो मैं उस सेकेंड क्वाड्रेटिक को टेकअप करके है ना सिंप्लीफाई करूंगा। मान लीजिए मैं L1 by L2 और N1 by N2 को लिखूं तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को पिक कर लिया और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए जी, ऐसा लिख सकता हूं। अगर दो लाइंस को पैरेलल होना है तो L1 by L2 इक्वल्स टू N1 by N2 होना है, दैट मींस L1 by N1 इज इक्वल्स टू L2 by N2। Yes, sir. तो जो क्वाड्रेटिक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बेटा उसके क्या दोनों रूट सेम होने चाहिए? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, same होने दोनों रूट सेम होने चाहिए तो बेटा उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? चाहिए। 0. 0. हम लोग करेंगे बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट 0। तो पहले ये वाला टर्म लिखेंगे जी, तो 4b² L² नहीं L नहीं आएगा, p² R², p² R² माइनस 4ac है ना। AC मतलब ये वाला टर्म, C ये वाला टर्म, तो इनको लिखा जाएगा तो AQ² प्लस BP² AQ² प्लस BP² और CQ² प्लस BR² CQ² प्लस BR² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4 तो कॉमन आ ही रहा तो कट ही जाएगा और साथ में B² P² R²। तो अगर आप ये देखो BP² और BR², तो जब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो B² P² R² बनाएंगे तो वो वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचेगा क्या अल्टीमेटली? एक टर्म बचेगा जी ACQ की पावर 4, एक टर्म बचेगा आपका AQ² जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स ABQ² R², और एक टर्म बचेगा BCP² Q²। अब इनमें Q² तीनों ही टर्म्स में है तो वो सीधा सीधा कॉमन आके कट जाएगा। और फिर पूरी इक्वेशन को हम लोग ABC से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज बन जाएगी और यही आपने प्रूव करना था। ओके Yes. आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 26 27। सर वहाँ पे m आना चाहिए था ना फर्स्ट, जो सेकंड वाली इक्वेशन दी हुई है। हाँ उसमें n तो नहीं आ सकता, सही कह रहे हो। Yes, sir. m होगा, बिल्कुल ठीक है जी। 28 So first वाले पे लेना है.
हाँ फर्स्ट वाले पे, क्योंकि फिर वो एक साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट हो रहा है ना कि भी एल थर्ड जेड वाले टर्म पे चला Yes, गया तो sir. फिर वो एम आगे आना चाहिए। Okay, sir. एक्स वाले टर्म के बिलो में एम आएगा। ओके Okay, sir. ओके 28 29 30 ऑब्जेक्टिव लेवल 1 पे चलते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, सर फोर्थ। थर्ड विदाउट ऑप्शंस कर सकते हैं? मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई करके तो हो ही गया था, लाइन की क्वेश्चन आई थी Coordinates of वो। the point A, B, C, D are the line AB would be perpendicular to CD। ठीक है, आपको AB का मतलब AB वेक्टर निकाल लेना है पॉइंट से सब्ट्रैक्शन से, CD वेक्टर निकाल लेना है पॉइंट के सब्ट्रैक्शन से, यस सर, उससे कर देना है। एक ही वो आया था। हाँ तो यस सर, एक ही आएगा यहाँ हाँ से। तो इसमें यही है कि एक्चुअल में आपको अल्फा और बीटा वेरिएबल दो हैं, रिलेशन एक ही आएगा। जब Yes, एक ही sir. रिलेशन है, वेरिएबल दो है, तो इसमें अल्फा बीटा के इनफाइनाइट पॉसिबल पेयर्स बन जाएंगे कि अल्फा अगर ये लेंगे तो बीटा ये हो सकता है, अल्फा ये लेंगे तो बीटा ये हो सकता है। तो इसके इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर्स हैं। तो हमें ऑप्शन से ही अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि इस जो रिलेशन हमें अल्फा बीटा में मिल रहा है वो फिट में चलेगा। यस यस सर, वही पूछना था। ऑप्शन से ही होगा। ओके सर। उसके पहले वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन आप लोग हाँ, जनरलाइज करके निकाल सकते हैं। उसके बाद तो ऑप्शंस की ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4। सर सर फोर्थ फोर्थ। बता दो। फोर्थ में y कॉमन ले लो, Kadao. y सर ले कॉमन ले लिया। लो। तो y इंटू एक्स प्लस जेड 0 आ रहा है। तो y इंटू एक्स प्लस जेड अगर 0 आ रहा है तो इसके 0 मतलब दो टर्म्स के प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा, या तो y 0 हो जाए या फिर x प्लस जेड 0 हो जाए। ये क्या है जी, प्लेन नहीं है? एक्स वाई प्लेन आ गया ये तो, सॉरी एक्स जेड प्लेन आ गया। ये क्या है, ये सर ये प्लेन एक्स नहीं है? प्लस जेड, ये तो सर एक मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक लाइन बन रही है ये एक्स इक्वल्स टू माइनस जेड। फिर से यार तू वही वाला पॉइंट्स को है ना पूछ रहे हो जो क्लास में थ्योरी के दौरान मैंने आपको बताया था। जब आप एक प्लेन की इक्वेशन लिखते हो तो क्या होती है वो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। क्या मैंने कहीं पे ये बोला कि ए बी सी 0 नहीं हो सकते? नहीं सर ऐसा तो नहीं। नहीं बोला ना। वो कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स 0 अगर हो भी जाएगा तब भी वो प्लेन ही रहेगा। जैसे y इक्वल्स टू 0 है, जब y इक्वल्स टू 0 को प्लेन कह रहे हो तो फिर x प्लस जेड को प्लेन क्यों नहीं कह रहे हो? ये भी तो उसी का पार्ट है। ओके यस सर। ये भी प्लेन है जी। ठीक है, अब जैसे आप इसको 2D के साथ रिलेट कराओ। 2D में हम लोग अगर मैं आपको बोलूं कि भाई x इक्वल्स टू 2 एक वैल्यू है, मतलब एक इक्वेशन है जी, तो क्या x इक्वल्स टू 2 को आप एक पॉइंट लेके चलते हो? फिर अगर y वाला टर्म है ही नहीं तब भी तो आप उसे एक लाइन बोलते हो ना, x इक्वल्स टू 2। लाइन तो जब आप 2D में बात कर रहे होते हो तो अगर अकेला x या अकेला y वाला टर्म भी रह जाए तब भी वो लाइन ही रहता है। तो वैसे ही यहां पे भी जब आपका x y z में एक लीनियर रिलेशन है, एक्स वाई जेड में जब एक लीनियर रिलेशन है वो हमेशा एक प्लेन ही बनेगा। ओके, चाहे उसमें कोई एक टर्म मिसिंग हो, चाहे दो टर्म मिसिंग हो, तीनों तो मिस हो नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना? यस सर। और इस प्लेन का मतलब पता क्या है? इस प्लेन का मतलब है कि x और z में तो आपस में ये रिलेशन है कि अगर आप x को 1 लेंगे तो z -1 लेना पड़ेगा, x को 2 लेंगे z -2 लेंगे। y में कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब y कैन बी एनीथिंग। y अगर 1 होगा तो भी चलेगा, y 2 होगा तो भी चलेगा। मतलब इस
इस प्लेन के अंदर 1 2 -1 1 3 -1 1 4 -1, तो y कैन बी एनीथिंग। तो इस टाइप से चलेगा इसमें। अब y एक्सिस के अलावा कितना मर्जी चल सकते हो, ठीक है। आपका जो प्लेन रहेगा ना वो कैसा रहेगा, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं x एक्सिस और z एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। x एक्सिस और z एक्सिस मेरा हॉरिजॉन्टल में है, y जो है वो मेरा वर्टिकल है, ओके। तो आपका प्लेन प्लेन कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा टेढ़ा होगा कि आप y एक्सिस में कहीं पे भी जा सकते हो, ऐसा प्लेन होगा। चलिए आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10। सर 10th का बी नहीं आना चाहिए। ये तो क्लास में किया है हमने, ये नहीं किया हुआ, करा हुआ है सर। क्या हुआ है सर? किया हुआ है। इसमें आपको ओ ए ओ बी ओ सी तीनों पॉइंट पता है, तो इसका मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है जी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ए बी वेक्टर निकालिए और ए सी वेक्टर निकालिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। हाँ जी सर, जब मैंने सॉल्विंग करी थी मैंने ऐसे सोचा था जैसे टेट्राहेड्रन में करते थे ना, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, तो वहां से हम ऐसे करते थे ना, हाफ इंटू बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, हाफ इंटू मॉड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, वॉल्यूम की डेरिवेशन के वक्त बीच में। वो जो एरिया वाला फॉर्मूला था उसमें, हाँ वो जो पॉइंट है वो बी क्रॉस सी, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उसको यूज कर लो, एरिया वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को कर लो। मतलब टेट्राहेड्रन का कोई लिंक नहीं है, पहली बात तो ये है कि आप इसको टेट्राहेड्रन के साथ रिलेट ना करें। हाँ, ट्रायंगल के एरिया निकालने के दो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक फॉर्मूला है कि अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, दूसरा प्रूव उसी से हुआ है, बस अगर आपको ए बी सी के सीधे सीधे पॉइंट दिए गए हैं तो वो पॉइंट का क्रॉस प्रोडक्ट करके हेल्प कर, क्रॉस प्रोडक्ट करके वहां से निकल जाता है। वो फॉर्मूला क्या था, हाफ टाइम्स बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। यस सर। तो यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप सीधा सीधा वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, वो लगा के कर सकते हो। लेकिन टेट्राहेड्रन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो तो फिर वैसे भी एसटीपी बन जाता है। यस चलिए आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 12। सर 12 का ए ऑप्शन भी पॉसिबल है ना, कोइंसिडेंट हो सकते हैं, पैरेलल तो है ही है। हाँ मतलब अगर ए मतलब बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल है तो कोइंसिडेंट तो हो ही सकती हैं दो लाइंस। ओके सर। लेकिन अगर मैं इसको है ना सिंगल करेक्ट में मान के चलूं तो फिर ज्यादा एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो पैरेलल ही है। मान लीजिए आपको पेपर में भी आ जाता है ना, तो भी आप इसे पैरेलल ही कंसीडर करेंगे। ये सर मल्टी में वो कर लेंगे बस कोइंसिडेंट। देखिए वो मल्टी नहीं होता है, क्वेश्चंस में क्या है ना कि वो वर्डिंग से थोड़ा जानते हो आप। अगर कैन बी लिखा हो तो कैन बी का मतलब क्या है कि वो पैरेलल भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। अगर आपको आर लिखा है या इज लिखा है ना, कुछ इस टाइप की चीजें लिखी हैं, तो वहां से चीज बनती है कि भी हाँ विच इज डेफिनेटली ट्रू, विच इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब जिसके बारे में आप गारंटेड बोल सकते हो, तो वो पैरेलल के बारे में यहाँ पे गारंटेड बोला जा सकता है। ओके हाँ जी सर। ओके सर। ओके आगे चलते हैं जी। 13 सर इसमें डाउट आ रहा था। कैसे डाउट है? 13 का दो एक बार। सर 13 तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए। सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए। 13 में गलती है, ये जो पॉइंट आपको दिया गया है वो लाइन के ही अंदर दे दिया गया है,
तो अगर आपने एक प्लेन Yes, sir. निकालना है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे और लाइन से पास करे, तो जो पॉइंट आपको दिया होना चाहिए वो लाइन के बाहर होना चाहिए। तो 30 में गलती है ये, ठीक है। सर इससे ना रिलेशन बना लेंगे, फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे। यस देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सही मानूं तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे एक यूनिक प्लेन नहीं आएगा, उससे इनफाइनाइट प्लेन्स आ जाएंगे। यस मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, अब जो दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है वो भी क्योंकि इसी लाइन के अंदर लाई कर रहा है, तो और आपने उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए अब यहाँ पे एक सिंगल प्लेन नहीं इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है। एक ऐसा प्लेन पॉसिबल है जी, ठीक है, ऐसा प्लेन पॉसिबल है जी, ठीक, ऐसा प्लेन पॉसिबल है, ऐसा प्लेन पॉसिबल है। मतलब इस लाइन के अबाउट रोटेट करते हुए जितने भी प्लेन्स आप बना सकते हो वो मतलब बन सकते हैं, वो आप सब बना सकते हो। वो सारे के सारे प्लेन्स इस लाइन से पास कर रहे होंगे, तो इस लाइन से पास करने वाले जितने भी प्लेन्स हैं वो आप कंसीडर कर सकते हो, तो वो इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा बने जो कि इस लाइन को कंटेन करे। यस सर। फिर ठीक है, बात समझ में आई? तो आप क्या करो, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट, जिसमें एक पॉइंट आपको 320 दिया ही गया है, वो आपने वेरीफाई करके देख ही लिया, इस लाइन में लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट आपको पता ही है 474, वो पॉइंट भी आपको पता चल गया है जी। तो इन दोनों पॉइंट को चेक करके देख लो कौन से वाले प्लेन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, चारों ऑप्शन में से कौन से वाले प्लेन में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जिस प्लेन में ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो वाला प्लेन इस लाइन से जरूर पास कर रहा होगा। ओके, बात समझ में आई? सर ये इससे तो दो आंसर नहीं आएंगे, इस पॉइंट को अगर सेटिस्फाई करवाएंगे तो। अगर दो आंसर आएंगे फिर मैं दो बोलूंगा उसका, इस क्वेश्चन का आंसर। सर एक रिलेशन वहां से बन जाएगा ना कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल ऑफ प्लेन इज 0। तो उससे कुछ खास मिलेगा नहीं सर, उसी से आंसर उसी से हो रहा था। सर परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो हाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या उससे बात यस सर, उससे ए ऑप्शन आ रहा है, बाकी नहीं सेटिस्फाई हो रहे। वो तब होगा ना जब लाइन प्लेन के अंदर लाई कर रही है। कर तो रही। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 नहीं आ रहा, ये 0 नहीं आ रहा, और ये भी 0 नहीं आ रहा जी। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो ए ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये लाइन का जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करे, तो लाइन का पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो ये ऑप्शन आ तो रहा है। इसमें सोचना क्या है, मतलब मैंने जो आप लोगों को कंसेप्ट बताया है कि भाई जो दो पॉइंट्स हैं इस लाइन के अंदर, उन दोनों पॉइंट्स को चेक करके देख लो बस कि किस में सेटिस्फाई कर रहे हैं जी। आपके दोनों पॉइंट 320 474, ये दोनों ही पॉइंट्स आपके ऑप्शन ए में ही सेटिस्फाई करेंगे। बी सी डी में कोई एक सेटिस्फाई कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। दोनों के दोनों अगर किसी एक प्लेन में सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स वही प्लेन आपका ऑप्शन कंसीडर कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कोई एक यूनिक प्लेन तो आएगा नहीं, इनफाइनाइट प्लेन्स की पॉसिबिलिटी है। तो जब इनफाइनाइट प्लेन्स की पॉसिबिलिटी है तो कैलकुलेशन की हेल्प से तो आप एक प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते ना, तो आपको ऑप्शंस में कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई बेस्ड ऑन द कंडीशंस कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, और जो आप डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हो उसके लिए ये चीज का जरूरी है कि जो लाइन है वो उसके अंदर लाई करे।
तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि वो जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है जी। तो उसके बाद आपने ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो जो लाइन का एक पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर आप वो इंश्योर नहीं करते हो तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो प्लेन उस लाइन को कंटेन कर रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आपको वो वाले केसेस भी कंसीडर हो जाएंगे, वो सारे प्लेन्स भी कंसीडर हो जाएंगे जो कि उस लाइन के पैरेलल होंगे। ओके, तो बेटर तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को चेक कर लो चारों ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके ओके बेटा, आगे चलते हैं। 14, 15, 16, 17, 18। सर 18। सर 18 बता दो। सर डाउट है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, क्या ये लाइन और ये परपेंडिकुलर है? मतलब लाइन और प्लेन पैरेलल है ना? ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 -1 4 नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन क्या है जी? 1 5 1। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ तो क्या ये 0 आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेन और ये लाइन पैरेलल है जी, राइट? एक लाइन और प्लेन के बारे में बातें पढ़ी थी ना हम लोगों ने कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो या तो वो पैरेलल होता है या फिर वो उसी के अंदर लाई कर जाता है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो अब अगर मुझे इस लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन इस प्लेन के साथ हर एक जगह पे उतना ही इक्वल डिस्टेंस बनाएगी। यस। यस बेटा सर। एक इस लाइन के अंदर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, उस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। यस सर। तो एक पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है ना? हाँ यस जी सर। सर। जो लाइन आपको दिया Yes, गया है sir. उसमें बड़े आराम से आपको एक पॉइंट मिल रहा है विच इज 2 -2 3। तो 2 -2 3 इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, वही डिस्टेंस आपका लाइन का इस प्लेन से होगा जी। ओके, यस सर, वो यस सेम सर। प्लेन में है इसलिए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23। सर डाउट 23। क्या बात कर रहा है यार? एक पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? अगर आपको एक प्लेन ax + by + cz + d = 0 दिया है तो उसके पैरेलल प्लेन क्या होगा? वो सर डी वाली वो बदल जाती कांस्टेंट को बदल देगा, लैम्डा लिख देगा। अब वो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा भाई? पॉइंट को 3 4 -1 3 4 -1 सेटिस्फाई करा देगा, लैम्डा आ जाएगा। अनिल ऐसे इजी वाले क्वेश्चन मत पूछ यार, टफ टफ कर लेते हो, इजी वाले छोड़ देते हो। 24, 25, हाँ जी बेटा आगे चलते हैं। लेवल 2 किया है ना? लेवल 2 यस सर। सब लोगों ने किया है? यस। यस यस सर। सर। ओके जी। फर्स्ट क्वेश्चन, सर Sir मुझे doubt डाउट है। है। डाउट है सर। बता दो, समझ नहीं आया डाउट क्वेश्चन। है। यस। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों प्लेन का सेम होगा? सर क्वेश्चन समझा दो एक बार।
यस सर। देखो 3D में थोड़ा विजुअलाइज करना मुझे थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो पहले हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जो 2D में भी किया हुआ हमने। आप लोगों को याद होगा हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और उसमें एक लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक है। मान लीजिए, और इसमें आपको बोला गया है कि इसके जो इंटरसेप्ट हैं, ये लाइन की इक्वेशन दे दी गई है जी आपको, ठीक है। या तो इंटरसेप्ट में दे दिया गया कि इसके इंटरसेप्ट ए एंड बी हैं, या फिर सीधा सीधा लाइन की इक्वेशन ऐसे दे दी गई है जी। अब आपको बोला गया क्या गया है, लाइन तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो, लाइन को नहीं छेड़ना है, जो इसके एक्सिस हैं उनको रोटेट करना है जी आपको। मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके एक्सिस को रोटेट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके एक्सिस को रोटेट कर दिया, तो अब नए एक्सिस जो होंगे उसके हिसाब से इस लाइन की जो इक्वेशन है वो बदल जाएगी। यस सर। Yes, sir. तो इसका ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट मान लो इसका ए डैश हो गया, और ये वाला इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है जी, वो मान लो बी डैश हो गया। तो नए इसी लाइन की इक्वेशन नए कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगी, एक्स अपॉन ए डैश प्लस ये होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ए डैश बी डैश में रिलेशन निकालिए, आप क्या करेंगे? 1 by a square plus 1 by b square is equals to 1 by a dash square plus 1 by b dash square. बिल्कुल। और वो आया कहां से है कि ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो चाहे ओरिजिनल कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में करते, चाहे नए कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में करते, वो डिस्टेंस तो नहीं बदल सकता ना। बात समझ में आई है? यस सर। कि अगर मैं ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालूं, क्या आएगा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। और नए कार्टेशियन सिस्टम में जो इक्वेशन आपको मिली है लाइन की, उसका ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालूंगा वो ये आएगा। अब ये डिस्टेंस तो नहीं बदल सकता, ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा जी, क्योंकि लाइन वहीं की वहीं है, ओरिजिन वहीं का वहीं है। आपने कार्टेशियन सिस्टम थोड़ा रोटेट कर दिया है, उस सिस्टम बदल गया है, उसकी वजह से इक्वेशंस बदल गई थी, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। सेम थिंग यहाँ पे है जी कि एक रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव सेम ओरिजिन, मतलब दो सिस्टम लिए गए हैं जी, उसमें कोई रोटेशन कर दिया होगा, ठीक है, किसी भी अब 3D में विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है कि मान लो मैंने ऐसा टेढ़ा कर दिया ना, अभी फिलहाल एक्स एक्सिस ऐसा है, वाई एक्सिस ऐसा है, जेड एक्सिस ऐसा है जी। अब मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है प्लेन को, ओके। जो नया एक्सिस है वो कैपिटल एक्स इधर आ गया जी, वाई इधर आ गया जी, जेड उधर आ गया, टेढ़े हो गए सब। रीजन जिनका सबका सेम है जी। अब एक प्लेन लिया गया है, उस प्लेन का फर्स्ट सिस्टम में जो इंटरसेप्ट्स हैं दे आर ए बी सी, तो उस प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी जी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। दूसरे वाले सिस्टम में सेम प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाई ए डैश वाई बाई बी डैश जेड बाई सी डैश इक्वल्स टू 1। तो अब क्योंकि ओरिजिन वहीं का वहीं है दोनों सिस्टम में, और प्लेन वहीं का वहीं है, तो ओरिजिन से उस प्लेन का जो डिस्टेंस होगा जी वो सेम रहेगा। तो ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस आप निकालिए, दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दीजिए, ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 3 सर 3 by planes drawn through the points and parallel to the coordinate axis, the length of the diagonal of the parallelepiped is। एक्चुअल में पैरेललोपाइड नहीं है, एक्चुअल में एक क्यूबॉइड ही है जी।
क्यूबॉइड इज ए पार्ट ऑफ, मतलब एक स्पेशल केस कह सकते हो पैरेललोपाइड का। आपको क्या बोला जा रहा है? एक पॉइंट लिया गया है जी 2, 3, 5, ठीक, और एक पैरेललोपाइड बनानी है, और उस पैरेललोपाइड की जो साइड्स हैं, उस पैरेललोपाइड की जो साइड्स हैं दे आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर इस पैरेललोपाइड के साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तो फिर ये जो पैरेललोपाइड है इसकी भी तो तीनों साइड्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। यस सर। यस। तो अगर इसकी साइड्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई हैं तो ये क्यूबॉइड बन गया ना। हाँ जी। और उसमें आपको बोला गया है कि उस क्यूबॉइड का एक पॉइंट 235 है, दूसरा पॉइंट है जी 597। तो ऐसा तो कब हो कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा जी? वो 3 यूनिट होगा, 5 - 2। वाई एक्सिस के अलोंग 6 9 - 3, 6 यूनिट्स होगा जी, ठीक। थोड़ा डायग्राम मैं गलत बना रहा हूँ। और z एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट्स। तो क्यूबॉइड है जी, क्यूबॉइड के एक साइड 3 यूनिट है, एक साइड 6 यूनिट है, एक साइड 2 यूनिट है जी। हाँ जी। एक्चुअल में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला पॉइंट आपका ये वाला, ओके। यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। सर 6 में आंसर डिफरेंट आ रहा था मेरा। बाकी लोगों का क्या कहना है जी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। सर आ रहा था मुझे। था सर, ठीक। आ रहा था सर। कैलकुलेशन बेटा देख लीजिएगा। हाँ जी सर, देख लूँगी। 7th सर 6 बता दो एक बार, 6 करना कैसे था, मेरे को याद नहीं आ रहा था। बेटा जो लाइन आपको मिलेगी वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। यस सर। जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन रेशियो तो वहां से मिल जाएगा। डायरेक्शन रेशियो तो आ गया, पॉइंट समझ नहीं आता कैसे निकालना। एक बार मैं नोट्स देख लूंगा। चलो, पॉइंट निकालने के लिए तो फिर आपको यही करना पड़ेगा कि जो हमने दूसरा वाला मेथड नहीं पढ़ा था, लंबा वाला, मैंने आपको बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का दूसरा जो मेथड होता है एक लंबा वाला, जिसमें पहली लाइन के ऊपर आप एक जर्नलाइज पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में लिख लेते हो, एज्यूम कर लेते हो। दूसरी लाइन के ऊपर जो दूसरा पॉइंट है वो म्यू के टर्म्स में एज्यूम कर लेते हो, और फिर उन दोनों का, दोनों पॉइंट्स का आप सब्ट्रैक्शन करके उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हो। फिर जो वो लाइन है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0, दूसरी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0, यहाँ से लैम्डा म्यू आ जाते हैं। तो जब लैम्डा और म्यू आ गए इसका मतलब वो दोनों पॉइंट आ गए। ठीक है सर, अब हो जाएगा। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 7, 8। सर 8 वाले में डी ऑप्शन में मतलब थोड़ा गलत दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, ax + by आना चाहिए डी ऑप्शन में। कौन से? डी फॉर दिल्ली। यस सर। ax + by + cz + d = 0 does not represent a straight line। हाँ तो ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही तो है। तो वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना, वो एक पैरेलल प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये सर तभी होगा ना जब ax + by होगा। माइनस दिया हुआ है मेरे शीट में।
ये प्लस ही है, वो शायद आपका कुछ टाइपिंग एरर वगैरह हो गया है। ठीक है सर, बस वही प्लस बोल ही है, रहा प्लस ही है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड सर 9th डाउट था। the planes passes through a line, then देखो इसको ना आप हम लोगों ने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में होमोजीनियस के बारे में बात करी थी ना, तब भी मैं आपको प्लेन्स के बारे में वर्ड बोलता था। तो आप सारे के सारे टर्म्स ना लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, पहले प्लेन में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। माइनस पी एक्स माइनस ए वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो मैं आपको कहता था कि भाई ये तीनों ही प्लेन्स है जी। एक्स वाई जेड में जब लीनियर रिलेशन आता है वो प्लेन्स रिप्रेजेंट करता है। और क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? डिटर्मिनेंट्स में सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशन है ना, राइट यस साइड सर, में कांस्टेंट यस 0 है सर, जी। यस सर। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन हो और आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। ट्रिवियल किसको बोलते हैं? कि जब एक ही सॉल्यूशन हो 0 0 0 वाला। जब 0 0 0 वाला ही सोल्यूशन अवेलेबल हो और कोई सोल्यूशन अवेलेबल ना हो तो आप उसको ट्रिवियल बोलते हो, और उस केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, मतलब 0 0 0 के अलावा भी चाहिए, उस केस में फिर वो नॉन ट्रिवियल कितने हो जाते हैं? फिर वो इनफाइनाइट ही चले जाते हैं। तो जो वो इनफाइनाइट होते हैं तो वो एक्चुअल में, तो जब ये दो प्लेन्स हैं, इन दो इनफैक्ट 3 प्लेन्स हैं, तो इनमें अगर आपको इनका कॉमन एक लाइन चाहिए, अगर आपको एक लाइन चाहिए इसका मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए। एक यूनिक पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको कैसे मिलेंगे? जब उसका डेल्टा 0 करेंगे। यस सर, ठीक है ना? यस 1 सर। माइनस बी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए माइनस बी माइनस ए 1, ये 0। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 सर इसका सी। 14 में हाँ जी। सी आ रहा है आंसर? नहीं सर, ए आ रहा है। बाकी लोगों का क्या कहना है? ए आ रहा है सर। सीधा कैलकुलेशन चेक करे बेटा। ए आएगा सर, पहले मैंने भी सी मार्क किया था, फिर मैंने देख लिया कैलकुलेशन चेक की। फिर से देखती हूँ। 15 16 तो 16 डाउट है। डाउट है सर, 16। डाउट है। A variable plane passes through a fixed point, meets a coordinate ABC, locus of point common to the plane through A, B, C and parallel to the coordinate axis is. Okay. आपको बोला गया है एक प्लेन है which is a variable plane passing through a fixed point ABC। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है जी P जिसके कोऑर्डिनेट्स ABC हैं, तो उससे ये प्लेन जरूर पास कर रहा है। वेरिएबल प्लेन है जो कि इससे जरूर पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले तो इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले जितने भी पॉसिबल प्लेन्स आप सारे के सारे बना रहे हो। तो जब आप उन प्लेन्स को बनाओगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने के लिए, तो उन सारे प्लेन्स में क्या क्या चीजें वेरी करती रहेंगी, उनका जो इंटरसेप्ट्स हैं एक्स वाई जेड वो वेरी करने लग जाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए
मैं इसके जो इंटरसेप्ट हैं वो उन्हें कैपिटल A 0 0 0 कैपिटल B 0 कंसीडर कर ले रहा हूं और 0 0 कैपिटल C कंसीडर कर ले रहा हूं। ठीक है, जिसमें ये कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल C वेरी करेगा। ठीक है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? इस वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन ये बन जाएगी। और ये वेरिएबल प्लेन की जो है ना इंटरसेप्ट आए हैं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा कि इस प्लेन ने इस पॉइंट को तो डेफिनेटली पास करना ही करना है, तो इनमें ये वाला रिलेशन तो जरूर होगा। ठीक है, सही। तो अब उसके बाद आपको क्या बोला गया? उसके बाद आपको बोला गया कि आपने वो वाला पॉइंट निकालना है, कॉमन पॉइंट, जो कि किन के बीच का कॉमन पॉइंट है जी। वो शायद आपको ये लाइन है ना उतने अच्छे से समझ में ना आई हो कि आपने प्लेन्स बनाने हैं पासिंग थ्रू ए। सबसे पहला प्लेन कौन सा बनाना है जी? पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। आपने एक प्लेन यहां पे ए से पास करता हुआ बनाना है और वो किसके पैरेलल हो? कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस से तो पास कर रहा है, तो फिर ये प्लेन कौन सा बनेगा जी? वाई जेड के पैरेलल प्लेन चाहिए। वाई जेड के पैरेलल प्लेन चाहिए। यस सर। ठीक है, तो बेटा उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी फिर? जिस प्लेन को आप इस ए पॉइंट से पास करा रहे हो, उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी जो कि वाई जेड के पैरेलल है जी? x इक्वल टू a। बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन्स क्या क्या होगी? x इक्वल्स टू a, पहला प्लेन। दूसरा प्लेन कौन सा बना रहे हो जी? एक और प्लेन बना रहे हो जो कि आप सेकेंड पॉइंट से पास करा रहे हो, और ये वाला जब आप y एक्सिस से पास इंटरसेक्ट कराता हुआ ये प्लेन बना रहे हो, तो वो किसके पैरेलल बनाया जाएगा? वो कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल बनाया? एक्स जेड। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू b। और एक और आप तीसरा प्लेन बना रहे हो विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इस पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? z इक्वल्स टू c। ठीक ठीक, सही है। यस सर। तो इन तीनों प्लेन्स का आपस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा जी? जो भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना पड़ेगा? ए होना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेन के ऊपर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका सबका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है जी, कैपिटल ए जी। तो इंटरसेक्शन भी तो कैपिटल ए होगा। सिमिलरली सेकेंड प्लेन के ऊपर लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट बी है, तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट भी बी होगा। एंड सिमिलरली जो थर्ड प्लेन है उसके ऊपर लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स का जो जेड कोऑर्डिनेट है दैट इज सी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो सी हो जाएगा। तो आपने इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो अगर इस पॉइंट को मैं वेरिएबल पॉइंट क्यू मान लूं, जिसको मैं अल्फा बीटा गामा से रिप्लेस कर सकता हूं, तो ए बी सी की जगह यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ए बाय अल्फा, बी बाय बीटा, सी बाय गामा इक्वल्स टू 1। फिर बाद में अल्फा बीटा गामा को अल्फा को एक्स से, बीटा को वाई से, गामा को जेड से रिप्लेस करके ये आपका पॉइंट आ गया जी। उस पॉइंट का लोकस आ गया जी। ओके, क्योंकि आपके कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वेरी कर रहे थे, तो इस वजह से जो इन तीनों प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी वेरी कर रहा है। तो अब क्योंकि वो वेरी कर रहा है
तो उसका लोकस क्या होगा वो फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, अब इसके कोऑर्डिनेट्स में ये वाला रिलेशन है जी, तो वहीं पे मैंने एक्स वाई जेड रिप्लेस कर दिया। ओके, यस सर। तो इसमें हो सकता है आपको ए ऑप्शन सही बोला गया हो, लेकिन वो सही एक्चुअल में है नहीं, वो एक्स मतलब सी बाय जेड आएगा, ठीक है ना। तो शायद से वो ए ऑप्शन आपको मतलब पीछे आंसर दिया गया हो, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, सी बाय जेड होना चाहिए। अदरवाइज आपका फिर तो नन ऑफ दीज ही आंसर होना चाहिए, अगर इन तीन ऑप्शन को सही माना चलेंगे तो बेटा अभी तो टाइम हो गया है, तो इसके 16 क्वेश्चन तक कर लिए हमने, है ना। कितने रह गए? 34, तो 18 क्वेश्चन रह गए ना इसमें। तो ये जो बाकी 18 क्वेश्चंस हैं ये हम लोग अब नेक्स्ट वीक करेंगे डिस्कस। ओके, तो कल स्ट्रेट लाइन होएगा? हाँ कल हम लोग स्ट्रेट लाइन करते हैं, ठीक है। ओके सर। ये 18 क्वेश्चंस और साथ में प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी, ठीक, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दिवाली की छुट्टियां हैं, अभी आपकी 3 दिन छुट्टियां हैं, बीच में कोई क्लास मतलब छुट्टियां हैं तो मतलब कोई क्लास भी नहीं होगी, है ना। तो आपके पास पूरा टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए। तो इसमें आप लोगों ने एक तो ये 18 क्वेश्चंस का डिस्कशन और साथ में एनसीईआरटी में से प्रोबेबिलिटी, तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे ट्यूसडे को। सर रिवीजन क्लास, हाँ जी, रिवीजन क्लास क्या? वो भी करनी थी ना हमारी स्टेट वो लाइन की। कल ही वो कल होगी। कल की जो रेगुलर क्लास है उसमें हम लोग स्टेट लाइन का रिवीजन ही करेंगे। अच्छा ओके यस सर। कल जब स्टेट लाइन का रिवीजन क्लास कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस सर। तो जो हमारी थ्योरी 12th की चल रही है उसकी जो डिस्कशन है वो भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो रिवीजन के चैप्टर्स हैं वो भी अलग से साथ में चल रहे हैं। ओके सर। हाँ जी सर आपने रिवीजन शेड्यूल देखा? हाँ, रिवीजन शेड्यूल मैंने देखा है जी। उसके हिसाब से करेंगे सर अभी रिवीजन क्लासेस? देखिए जो क्लासेस है हमारी वो उसी उसी के हिसाब से ही चलेंगी। इसके अलावा अगर आप उसमें थोड़ा बहुत ऐसा है कि है ना 11th का पोर्शन थोड़ा बाद में आ रहा है, राइट। तो उसके लिए भी मैंने प्लान बनाया है कि अगर आप लोगों को जरूरत लग रही है कि भी अभी 11th करना है तो बीच बीच में हम लोग कोई एक एक दो दो टॉपिक 11th के करते रहेंगे। अगर आप लोगों को अगर आप लोग कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं तो। यस सर। यस सर। वैसे भी देखो अभी स्टेट लाइन कल आपका खत्म हो जाएगा, 3 चैप्टर आपके ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और स्टेट लाइन के बाद ऑब्वियसली बात है मैं आपको सर्कल देने वाला हूँ, ठीक है। कल का डिस्कशन होने के बाद सर्कल आपको मिल जाएगा, ये छुट्टियों में आप सर्कल भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक में एक क्लास में हम लोग वो सर्कल का रिवीजन भी हो जाएगा, तो 11th के आपके 4 चैप्टर तो हो जाएंगे, ठीक है। मैंने पूरी प्लानिंग बना रखी है कि भी 4 चैप्टर आपके अभी ऑलरेडी हो जाएंगे। और जो आपका कोनिक सेक्शन है पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, उसकी आप लोगों को अगर टाइम याद होगा, मतलब वो जो शेड्यूल में भी टाइम आया है वो कुछ दिसंबर एंड का है ना, 29 दिसंबर के आसपास का है। तो वो तो विद इन टाइम शेड्यूल है जी, तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोनिक बाद में ही करना था, हम लोगों ने भी कोनिक सब लोगों को टफ लगता है तो बाद में ही करना था, ठीक है। तो उसको आप फिलहाल के लिए छोड़ ही सकते हो कि उसमें है ना हमें कोई टेंशन नहीं है। जो हमें रिवीजन शेड्यूल दिया गया है हम लोग उसके अकॉर्डिंग कोनिक सेक्शन कर सकते हैं। बाकी के जो आपके चैप्टर बचे हैं वो ज़्यादा बचे भी नहीं है। एक तो मतलब 3-4 चैप्टर हैं बेसिकली मेन तो, एक तो बाइनोमियल, टीएनसी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 बड़े चैप्टर हैं जी, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री। सर एक ना एसओटी था जो चैप्टर सर, उसके ना काफी कंसेप्ट्स वो थे, मतलब सिंगेज में ना अलग दिए हुए हैं जिसे वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। जितना आप उसमें अगर करने जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल नहीं करना आपने। सर जो आपने करवाया था पिछले साल वो एक बार फिर से करवा दोगे? हमें नहीं करवाया था। ओके ओके ओके,
तो हम लोग उसके लिए मतलब वही है कि भी जो ये जो रिवीजन क्लास है उसी में हम लोग टेकअप करेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है 3-4 टॉपिक आपके रह गए हैं, तो इसको हम लोग किसी हफ्ते कोई एक आधा टॉपिक रख लेंगे, किसी हफ्ते हम लोग ये टॉपिक नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो जो रेगुलर प्लान जो आपको मिल गया है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और 11th का अगर आपने करना है तो बीच में कोई एक आधा दिन एक्स्ट्रा लगा के हम लोग 11th का एक टॉपिक साथ साथ में करते रहेंगे। तो भाई दिसंबर एंड ही आपका 12th भी खत्म हो जाएगा और 11th भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यार एसओटी को सिर्फ नोट्स पढ़ के प्रीवियस ईयर ही कर लेना, मतलब उस टाइम पे वो कुछ खास प्रैक्टिस करी भी नहीं है। बिल्कुल, एसओटी के लिए अलग से और करने की जरूरत ही नहीं है, उतना ही बहुत है। ओके सर, ठीक है ना। और एक चीज और है, ये जो हम लोग अभी हम लोग जो रिवीजन प्लान बनाएंगे उसमें आप लोगों ने सब लोगों ने है ना प्रीवियस ईयर जरूर करना है, ओके। तो प्रीवियस ईयर्स का हम लोग Okay, डिस्कशन sir. भी रख लिया करेंगे। अभी तो ऐसा था कि आप लोगों की रेगुलर थ्योरी भी चल रही थी, चैप्टर्स भी चल रहे थे, तो ज्यादा है ना सब लोग शायद ना कर पाते हों, तो इसलिए मैंने अभी उसके डिस्कशन नहीं रखी थी। तो अब जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो अब जब हम लोग रिवीजन रखेंगे, जो भी चैप्टर्स आपके आते रहेंगे उनका हम लोग साथ में प्रीवियस ईयर्स का डिस्कशन भी रखेंगे। तो बेटर ये है कि हम सब लोग, मेरे पास भी हो और आप लोगों के पास भी हो, एक कॉमन प्रीवियस ईयर वाली कोई किताब हो। है किसी के पास? नहीं तो मेरे पास जो अरिहंत है की वो है सर। 1-2 साल पुरानी है। 40 years मतलब मेरे पास भी है लेकिन मेरे पास 1-2 साल पुरानी वाली है। अरिहंत की नहीं है, मेरे पास शायद दिशा वाली है। सर मेरे पास भी दिशा वाली है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे पास है ना उसमें बकायदा जेई मेंस अलग करके अलग से सेगमेंट बना के लिखा हुआ है कि भाई ये जेई मेंस के आर्काइव वाले क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। तो मैं आप सब लोगों को वो सेंड कर दूंगा, और तो हम लोग है ना उसका डिस्कशन किया करेंगे फिर। सर मेरे पास Yes. पीडीएफ फॉर्म में है। हाँ मतलब मेरे पास भी पीडीएफ फॉर्म में ही है, तो मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ओके। हाँ जी सर। यस सर। ओके सर। ताकि सब लोग सेम चीज कर रहे हो। मतलब मैं अगर डिस्कशन रखा हूँ, अब कोई कहे कि सर मैंने उस किताब से किया है, मैंने उस किताब से किया है, तो फिर उसको कोई मजा नहीं है ना, फिर डिस्कशन कैसे पूरा होगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो हम लोग उस पीडीएफ के जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे फिर डिस्कस भी कर ले करेंगे। और उसमें ज्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं यार, एक चैप्टर के कुछ 20-20, 25-25 क्वेश्चन ही हैं जी, तो ज्यादा हैवी नहीं है वो, ओके। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।